जय हिंद दोस्तों। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं पृथ्वी की आंतरिक अवस्था संबंधी प्राकृतिक प्रमाण के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक अवस्था संबंधी अप्राकृतिक प्रमाण के बारे में अच्छे से बता दिया था। ये क्या होते हैं, इनके माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्राकृतिक प्रमाण है और उनके आधार पे हमें पृथ्वी की आंतरिक अवस्था के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी। तो आइए देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार। ये पृथ्वी की, मैं पृथ्वी कह रहा हूँ, प्राकृतिक प्रमाण, एक प्रकार का ये प्राकृतिक प्रमाण है ज्वालामुखी उद्गार। इससे क्या होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर आता है। उस मैग्मे का अध्ययन करके हमें पृथ्वी की आंतरिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि जो मैग्मा होता है वो लावा प्लस गैसें प्लस वाष्प प्लस अन्य पदार्थ, यानी इन सभी से मिलकर मैग्मा बनता है। ठीक, फिर इसका अध्ययन करके हमें पृथ्वी की आंतरिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये मैग्मा क्या हो, मतलब मैग्मा क्या होता है और कैसे अंदर से बाहर आता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये ज्वालामुखी की क्रिया से होता है। अब ज्वालामुखी क्यों होता है, देखो, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, ज्वालामुखी क्यों आता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ज्वालामुखी क्यों होता है, जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है तभी ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी जो पृथ्वी है वो कई प्लेटों पे टिकी हुई, और ये प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो वहां का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। तो जो भाग ऊपर उठ जाता है, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये दोनों प्लेटें ऐसे टकरा गई आपस में। अब क्या होगा कि टकराने के बाद कुछ भाग ऐसे ऊपर उठ जाएगा, कुछ भाग नीचे धंस जाएगा। तो जो भाग ऊपर उठ गया उसके नीचे का जो दबाव था वो खत्म हो गया ना, मतलब उसके नीचे का जो दबाव था वो कम हो गया, खत्म नहीं हो गया, उसके नीचे का दबाव जो था वो कम हो गया। अब क्या होता है, भौतिकी का नियम है, जब किसी वस्तु पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो उस वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जितना अधिक दबाव होगा उतनी अधिक तापमान होगा उसका। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत ज्यादा दबाव है, तो इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में वस्तुओं का तापमान भी बहुत, मतलब वहां पे जो चट्टाने हैं, जो वस्तु हैं, उनका तापमान भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दबाव अधिक है तो तापमान भी अधिक है। लेकिन इतना तापमान होने के बावजूद भी वही वस्तुएं पिघली अवस्था में क्यों नहीं है? थिंकिंग आना चाहिए ना, हाँ जरूर, क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि अत्यधिक दबाव और सघनता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इसीलिए वही वस्तुएं चाह कर भी नहीं पिघल पा रही। उनका मन है यार मैं पिघल जाऊं, लेकिन दबाव कह अरे नहीं, जब मैं कहूंगा तब पिघलना। हाँ, तो वो जो द्रव होता है ना, मतलब जो उसका तापमान होता है, वो भी कहता ठीक है भैया, जब आप कहेंगे, क्योंकि आपसे बड़ा मैं नहीं हूं। दबाव, और जैसे ही प्लेट टेक्टोनिक, वो मैंने जो बताया कि जब प्लेट टकराते हैं भाग ऊपर उठता है, जैसे ही दबाव थोड़ा सा कमता है ऐसे तापमान का अब मैं अपना रूप दिखाऊंगा, अब वो वस्तुओं को पिघलाना स्टार्ट करता है, क्योंकि जैसे ही दबाव कम होगा तैसे ही वो वस्तुएं जिस पर अभी टेम्परेचर बहुत हाई था, दबाव के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण और सघनता के कारण पिघल नहीं पा रही थी, और जैसे ही वो दबाव कम हुआ तैसे ही वो पिघलना स्टार्ट हो गई। और जब वो पिघलना स्टार्ट हो गई तो वो द्रव का रूप धारण कर ली। फिर द्रव, जब वो द्रव अवस्था में आ गई, एकदम गर्म गर्म द्रव था, फिर क्या हुआ कि वो कमजोर क्षेत्रों के माध्यम से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, और उन्हीं प्रयास, मतलब कमजोर क्षेत्रों के माध्यम से वो बाहर निकलती हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है मैग्मा। ठीक, और फिर ये मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आता है, फिर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, और इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक अवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। तो हमने समझा कि ज्वालामुखी कैसे आता है और मैग्मा क्या होता है। ठीक, समझ लिया ना हमने। हाँ, अब ये जो घटना होती है जो मैंने भी बताया, वो 50 से लेकर के 150 किलोमीटर के मध्य होता है। यानी पृथ्वी के धरातल से जब हम 50 किलोमीटर अंदर अंदर जाते हैं, वहां से लेकर के, और मतलब यहां से 50 और उसके बाद 150, यानी 150, उसके मध्य जो क्रिया होती है, मतलब उसके मध्य ये सब क्रिया होती है, सब घटनाएं वहीं पे होती हैं। ठीक, और इसका जो क्षेत्र होता है वो अधिक क्षेत्र, जो अधिकतर, मतलब ऐसी इस प्रकार की घटना होती है जहां पे ज्यादा ज्वालामुखी आता है, वो होता है प्रशांत महासागर का संपूर्ण तट। यानी जो हमारा प्रशांत महासागर है, इसका संपूर्ण तट सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वहीं पे आता है, यानी इसके संपूर्ण तट पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आता है। ठीक, क्योंकि वहीं पर कई प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं, कई प्लेटें आपस में जुड़ती हैं, टकराती हैं, घर्षण करती हैं, सब क्रिया अधिकतर वहीं पर होता है। तो इसीलिए
वहां पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आता है। फिर हम देखते हैं, अब इसके आधार पे तो हम ये देख लिए कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, ठीक। अब ये निकलेगा, फिर इस पे हम अध्ययन करेंगे इसके बारे में कि यहाँ पर मैग्मा कैसा है, तो वहां पे जो चट्टानें होती हैं वो पिघल के जाती हैं, ठीक। तो उन चट्टानों के बारे में वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि कैसा, ठीक। फिर हम देखते हैं भूकंप तरंगों पर आधारित प्रमाण। ये जो भूकंप तरंगे हैं, अब इनके आधार पे हम देखेंगे कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, ठीक। ये हमें अच्छी तरीके से बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के युग में नई नई तकनीकों की खोज हुई है, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक खोज हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जब हमें पृथ्वी की आंतरिक अवस्था के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है, तब हम भूकंपी तरंगों पर आधारित प्रमाणों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया जा सका, ऐसा कोई उपकरण नहीं बनाया जा सका जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की प्रत्यक्ष प्रमाण हमें, मतलब एकदम हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण दे सके कि हाँ पृथ्वी अंदर से ऐसी है। ऐसा कोई यंत्र नहीं बना, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ता, हमें प्राकृतिक प्रमाणों पर निर्भर रहना पड़ता, और जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भूकंपीय तरंगे। अब ये भूकंपीय जो तरंगे हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। अब ये बताएंगे हमें कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक तरंगे। जो प्राथमिक तरंगे हैं, इनकी जो गति होती है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी ये 8 से लेकर के 14 किलोमीटर जाती हैं 1 सेकंड में, ठीक। इनकी गति सीधी रेखा में होती है, यानी जब ये ऐसे जाती हैं सीधी रेखा में जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भूकंप का मतलब सेंटर है, यहाँ यहीं से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, ठीक। यहाँ से क्या हुआ, भूकंप उत्पन्न हुआ। अब ये जो तरंगे हैं इसकी भूकंप की, ये सीधी रेखा में जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये जो रेखा है ना, उसी इसका मतलब सीधी रेखा का मतलब नहीं ऐसे एकदम ऊपर है फिर ये है, फिर इस दिशा में, फिर ये यही क्यों सीधा होगा। ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, मतलब रेखा जो है ना वो सीधी में, एकदम सीधे में रेखा है, ठीक। तो ये जो इनकी जो गति होती है वो सीधी रेखा में होती है। ठोस पदार्थों में शीघ्रता से गहराई तक पहुंच जाती हैं। ये जो तरंगे हैं ये ठोस पदार्थों में शीघ्रता से गहराई तक पहुंच जाती हैं। पृथ्वी की केंद्रीय भाग में गति धीमी हो जाती है इनकी। इनकी जो गति है वो पृथ्वी की केंद्रीय भाग में धीमी हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं द्रव एवं लचीले पदार्थों में गति धीमी। अब देखते हैं इसके आधार पर पृथ्वी कैसी है। देखो यहाँ पे लिखा ठोस पदार्थों में शीघ्रता से गहराई तक पहुंच जाती है, यानी ये तरंगे पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में और ऊपरी परत में, इन दोनों में तो बहुत तीव्र से जाती हैं, तीव्र, एकदम तीव्र गति से, क्योंकि ये भी थोड़ा मतलब ये भी थोड़ा ठोस है और ये भी ठोस है, ठीक। तो इनमें तो इनकी गति तीव्र रहती है, लेकिन पृथ्वी के केंद्रीय भाग में गति धीमी, यानी ये जो केंद्रीय भाग है इसमें पी तरंगों यानी प्राथमिक तरंगों की गति धीमी हो जाती है। अब यहाँ पे गति धीमी क्यों हो जाती है, क्योंकि द्रव एवं लचीले पदार्थों में गति इसकी धीमी हो जाती है। यानी पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो द्रव एवं लचीला है, इसीलिए तो पृथ्वी की केंद्रीय भाग में इसकी गति धीमी हो जा रही है। वरना ऊपरी परत और मध्य परत में तो इसकी गति तीव्र थी, लेकिन केंद्रीय भाग में पहुंचते ही ये गति धीमी क्यों हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब केंद्रीय जो भाग है वो लचीला है, ठीक। और ये यहाँ लिखा भी है कि द्रव एवं लचीली पदार्थों में इसकी गति धीमी हो जाती है। तो इसका मतलब पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो कैसा है, लचीला है, द्रव है, ठीक। इससे हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी मिली ना, आंतरिक अवस्था के बारे में। अब देखते हैं द्वितीय तरंगे। ये जो द्वितीय तरंगे उनको यस तरंगे भी कहा जाता है, यानी सेकेंडरी वेव्स, इनको गौड़ तरंगे भी कहा जाता है। इनकी जो गति होती है वो 5 से लेकर के 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी इनसे कम होती है इनकी गति, ठीक। और इनकी गति तिरछी होती है। इनकी गति कैसी होती है, इनकी तरह सीधी रेखा में नहीं होगी, तिरछी होगी। और ये तरंग समकोण पर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भूकंप, यहाँ यहीं पे भूकंप मतलब यहीं से उत्पन्न हुआ, ठीक। अब यहाँ पे जो इसकी तरंगे हैं, जैसे ये मान लो ऊपर उठी, इसके बाद समकोण में बढ़ी, ऐसे आई, फिर इधर, फिर इधर, फिर समकोण में, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ये ऐसे समकोण में आगे बढ़ती हैं, ठीक।
अरे ऐसे ये समकोण में आगे बढ़ती हैं। तो इसका मतलब कि ये तिरछी तिरछी रेखा में है, ठीक। इसीलिए इनको आड़ी तरंगे भी कहा जाता है। क्या? आड़ी तरंगे भी कहा जाता है। पृथ्वी की केंद्रीय भाग में नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि ठोस पदार्थों में गति तीव्र, यानी इनकी भी गति ठोस पदार्थों में तीव्र होती है। इसका मतलब ये ऊपरी परत में और मध्य परत में तो इनकी गति तीव्र होगी क्योंकि ये दोनों ठोस हैं, ठीक। द्रव अथवा लचीले पदार्थों में विलुप्त, ये क्या होती है? द्रव अथवा लचीले पदार्थों में विलुप्त हो जाती हैं और पृथ्वी की केंद्रीय भाग में नहीं पहुंच पाती। अब इन दोनों को संबंध, मतलब इन दोनों का संबंध जोड़ना। देखो यहाँ पे लिखा कि द्रव अथवा लचीले पदार्थों में विलुप्त हो जाती हैं, अर्थात द्रव, जहां द्रव पदार्थ होता है, लचीला पदार्थ होता है, वहां पे यस तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं। और यहाँ पे लिखा पृथ्वी की केंद्रीय भाग में नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब कि जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वो द्रव लचीला है, तभी तो यहाँ पे यस तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि द्रव अथवा लचीले पदार्थों में विलुप्त हो जाती है, यानी केंद्रीय भाग द्रव लचीला है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी की केंद्रीय भाग में ये यस तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसका मतलब हमने ये जाना कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो द्रव लचीला है, ठीक। ये इसको किसने बताया? इसको यस तरंगे ने बताया हमें, ठीक। अब हम देखते हैं धरातलीय तरंगे। तीन प्रकार की तरंगे थी, ये धरातलीय तरंगे। ये तरंगे जो होती हैं, इनका जो प्रभाव होता है ना वो केवल ऊपरी परत पर होता है। यहाँ पे इनका प्रभाव मध्य परत में नहीं होता, ना ही केंद्रीय भाग में होता है। तो इससे हमें पृथ्वी की आंतरिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक। इसके बारे में केवल ऊपरी परत के बारे में जानकारी मिलती है। और जो इसकी गति होती है वो 2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब एक चीज और हम देख लेते हैं कि जो यस तरंगे हैं और जो यल तरंगे हैं, धरातलीय तरंगे जो हैं, ये दोनों पृथ्वी के ऊपरी सतह में ज्यादा हानि पहुंचाती हैं पी तरंगों की अपेक्षा, क्योंकि पी तरंगों की गति ज्यादा तेज होती है तो भूकंप आता है झटके में चला जाता है। लेकिन जो ये आता है ये झटका झटका झटका, मतलब थोड़ा थोड़ा सा झटका देता रहता है, तो ज्यादा ज्यादा देर तक रहता है। तो इसमें संभावना क्षति की ज्यादा होती है, ठीक। ज्यादा क्षति, क्षत नहीं मैंने बोला, क्षति बोला, नहीं, नुकसान की संभावना ज्यादा होती है। इसके बाद हमने नोट में लिखा है पीजी और एसजी तरंगे, मतलब पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे, इनके अलावा भी कुछ पीजी और एसजी तरंगे भी थी। क्या हुआ मतलब ये कैसे आई? देखो, सन 1903 ईस्वी में क्रोशिया द्वीप की कुल्पा घाटी में भूकंप आया। मतलब एक क्रोशिया द्वीप है, वहां पे कुल्पा घाटी है, वहां पे क्या हुआ? भूकंप आया। तो वहां पे विद्वान सर्वेक्षण करने गए। आखिर यार, जैसे मान लीजिए कई घटना होती है तो जाते नहीं है लोग वहां पे, तो सर्वेक्षण करने जाते हैं तो पता लगाते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो वहां पे जो विद्वान लोग गए तो उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे जो भूकंप आया था वहां पे पी और यस तरंगों की अलावा भी कुछ कम गति की तरंगे थी। तो उन तरंगों को पीजी और यस जी तरंग नाम दे दिया गया, ठीक। इसी प्रकार पी स्टार और यश स्टार तरंगे 1923 ईस्वी में टयूर्न में, यानी टयूर्न एक स्थान है, जगह है, वहां भी भूकंप आया था। तो वहां भी विद्वान सर्वेक्षण करने गए तो उनको पता चला कि कुछ तरंगे पीजी और यस जी के बीच की गति की हैं, ठीक। यानी बहुत ही कम गति की तरंगे हैं, तो इनको पी स्टार और यस स्टार नाम दे दिया गया। ये पीजी और यस जी के बीच के गति की तरंगे थी, तो इनको पी स्टार और यस स्टार नाम दे दिया गया। तो इतनी प्रकार की तरंगे थी। और इन तरंग एक चीज और हम देख सकते हैं कि जो ये भूकंपीय तरंगे हैं, इनके आधार पे हम ये जो पृथ्वी के परत यहाँ पे बांटे हैं, ऊपरी परत, मध्य परत और केंद्रीय भाग, ये जो भूकंपीय तरंगे हैं इनके आधार पे हम पृथ्वी की परत को 4 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग यहाँ पर और ऐसे आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा निचली परत। निचली परत। अब क्या होगा कि देखो, जो पी तरंगे हैं वो ऊपरी परत में भी चली जाएंगे और इसके बाद मध्य परत में भी, इसके बाद निचली परत में भी और यहां तक कि केंद्रीय भाग में भी। लेकिन केंद्रीय भाग में आते आते इनकी गति धीमी हो जाती, यानी केवल पी तरंगे ही ऐसी तरंगे हैं जो केंद्रीय भाग तक पहुंच पाती हैं। बाकी जो यस तरंगे हैं
और यल तरंगे तो धरातल पे, यस तरंगे वो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में नहीं पहुंच पाती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो पृथ्वी की केंद्रीय भाग तक पहुंच पाती है, ठीक, तो वो है पी तरंगे। मतलब क्वेश्चन तो आपने ये समझ लिया, फिर इसी में से क्वेश्चन बनता है, आप आसानी से लगा ले जाओगे, ठीक। और जो पीजी और एसजी तरंगे हैं वो ऊपरी परत में पहुंच जाती हैं और इसके बाद मध्य परत में पहुंच जाती हैं, लेकिन जब निचली परत आती है तो उस परत में नहीं पहुंच पाती हैं, जो पीजी और एसजी तरंगे होती हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन में बता सकता है। पी स्टार और एस स्टार जो है, ये जो है ये ऊपरी परत में तीव्र, ऊपरी परत में, मध्य परत में, लेकिन निचली परत में ये भी नहीं पहुंच पाती हैं, वहीं तक अटक जाती हैं, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ भूकंपीय तरंगे हैं और ज्वालामुखी जो है, इसके आधार पे हमें ये पता लगा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। अब हम इसके अगले वीडियो में ये देखेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक परत है उसकी जो रासायनिक संरचना है वो कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक रासायनिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।